हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ सर्जरी। हम बुक कर रहे हैं बैरी एंड लव, चैप्टर नंबर है 3 और आज ही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज वुंड्स, हीलिंग, ऑब्वियसली हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड टिश्यू रिपेयर। अब अगर इसको हम एनालाइज करें, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल ऑफ योर क्लिनिकल कैरियर। देखें, आप जब कभी मेडिसिन में काम करते हैं, चाहे आप किसी भी स्पेशलिटी में हो, यू विल बी डीलिंग विद वुंड्स, राइट? इट्स नॉट ओनली अबाउट सर्जरी। आप वुंड्स के साथ डील करेंगे ही अपनी पूरी मेडिकल लाइफ में, कैरियर में, ऑल द टाइम, आई वुड से। अब कैसे? से फॉर एग्जांपल देखें, अगर आप सिंपल ब्लड ड्रॉ कर रहे हैं, किसी का फ्लेबोटमी भी कर रहे हैं, आप यहाँ से ब्लड निकाल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग ए स्मॉल पंक्चर वूंड। तो ये भी एक वूंड है। आप किसी की सर्जरी कर रहे हैं, चाहे वो छोटी सी सर्जरी है, कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, या सिंपल इंसिजन एंड ड्रेनेज है, तब भी वूंड जनरेट कर रहे हैं आप। या अगर आप कोई बड़ा ऑपरेशन कर रहे हैं, सच एज लेप्रोडमी कर रहे हैं, तब भी आप वूंड क्रिएट कर रहे हैं। सो इफ दिस इज द पेशेंट्स टॉर्सो और आप यहाँ मिड लाइन इंसिजन दे के बॉडी को ओपन कर रहे हैं, सो दिस इज अ वूंड दैट यू आर क्रिएटिंग। अक्सर मेडिकल स्टूडेंट समझ रहे होते हैं वूंड का मतलब कोई ना कोई जख्म होता है जो किसी पैथोलॉजी की वजह से बन रहा होता है। देखें, मैनी ऑफ द टाइम्स यू आर क्रिएटिंग वूंड्स योरसेल्फ एज वेल। तो ये मैं एक बिल्कुल आउटसेट पे कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ कि वूंड ज़ाहिर एक्सीडेंट हो गया और यहाँ पे कोई चोट लग गई और ब्लड निकलने लग गया, से फॉर एग्जांपल, तो ये तो वूंड है ही ऑब्वियसली। लेकिन आप खुद भी ड्यूरिंग द सर्जरी, ड्यूरिंग द मेडिकल प्रोसीजर्स वूंड क्रिएट करते हैं। अच्छा, वो भी वूंड्स हैं, इसीलिए आपको बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुंड्स और फिर उन वुंड्स में हीलिंग होती कैसे है। देखें, नेचर हैज़ अ ब्यूटिफुल सिस्टम which tries to heal the wound and which tries to repair the tissue by different mechanisms obviously. हमेशा ये healing और ये tissue repair 100% accurate नहीं होता. So for example, if you lose your nerves, then nerves are not going to be regenerated. So यहाँ पे repair response जो होगा नर्व के डैमेज का, वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू फॉर एग्जाम्पल बोन, एज कम्पेयर टू फॉर एग्जाम्पल स्किन। ये वो टिश्यूज हैं, बोन, स्किन, जीआई एपिथेलियम, जहां टिश्यू रिपेयर का और हीलिंग का मैकेनिज्म फिनोमिनल है। लेकिन देर आर सर्टेन टिश्यूज ऑफ द बॉडी जहां पे टिश्यू रिपेयर और हीलिंग का प्रोसेस एक अलग ही रूट ले लेता है, बिकॉज वहां सेल रीजनरेशन नहीं होती। एंड दिस टेक्स मी बैक टू माई हिस्टोलॉजी लेक्चर्स। इफ यू रिमेंबर, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज हैं। देर आर tissues which are able to regenerate. There are tissues which are simply not able to regenerate, like the nerve tissue. So, depending upon what type of tissue are we talking about, we may have different sort of healing and tissue repair response, but it is going to be, guys, a very very important lecture. So pay attention. आज की वीडियो में कुछ बिट कवर करेंगे, फिर then we'll divide the chapter in 3 to 4 videos so that you can concentrate appropriately. So learning objectives of this chapter will be to understand normal healing mechanism and how it can be adversely affected by various factors, how to manage wounds. This is a super important topic in clinical medicine. आपको अगर wounds की मैनेजमेंट नहीं आती, दो तीन चीज़ें हैं जो मेडिसिन में आपको हर जगह टकरेंगी लाइफ में। सो फॉर एग्जाम्पल वूंड मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल पेन मैनेजमेंट। नाउ दीज आर सम इंपॉर्टेंट स्टफ, क्योंकि गाइज पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए यू नीड टू नो हाउ पेन इज कंट्रोल्ड, यू नीड टू नो हाउ वुंड शुड बी मैनेज्ड। बिकॉज आप कोई भी इलाज कर रहे हो, आप दुनिया का लेटेस्ट तरीन हाईएस्ट टेक्नोलॉजी का इलाज पेशेंट को कर रहे हो, लेकिन पेशेंट को पेन हो रहा है और पेशेंट का वुंड ठीक नहीं हो रहा, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प द पेशेंट। पेशेंट विल नॉट बी हैप्पी बिकॉज पेशेंट को एक अच्छी लाइफ चाहिए, विच मीन्स पेन फ्री लाइफ चाहिए। सो यू नीड टू नो हाउ टू मैनेज दीज थिंग्स, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। देन एस्पेक्ट्स ऑफ डिसऑर्डर्ड हीलिंग दैट लीड टू क्रॉनिक वुंड्स। नाउ ऑलवेज ये नहीं होता कि भाई हमेशा ही आपका वुंड ठीक हो जाएगा। देर आर इंस्टेंसेज जब वुंड ठीक नहीं होता, सो दैट गेट्स इनटू अ पोजीशन ऑफ क्रॉनिक वुंड, राइट? Then there are variety of scars. Sometimes tissue repair leads to a lot of fibrosis. So we need to understand what are the different types of scars and then how to then differentiate between acute and chronic wounds. So it is going to be a very, very important chapter. And let us begin with
the very first heading, which is obviously the introduction. And introduction, just sets the pace of the chapter. So wound healing is a mechanism whereby the body attempts to restore the integrity of the injured part. So whatever part is injured, उसको settle करने की कोशिश को हम कहते हैं wound healing. इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है वैसे. This falls far short of the tissue regeneration by pluripotent cells seen in some amphibians and is often detrimental, as seen is in the problem created by scarring such as adhesions, keloids, contractures, cirrhosis of the liver. So ये एक historical background है. In some of the amphibians there is like a lot of tissue regeneration. पूरा limb recreate हो जाता है. Tail पूरी lizards में for example can regrow again. हमारी body में खैर ऐसा नहीं है कि आप अपना एक पूरी finger काट दो नई finger बन जाएगी. ये वाली कहानी नहीं है. But wounds to a limited extent can be repaired, right? Several factors may influence wound healing. However, a clean incised wound in a healthy person where there is no skin loss will follow a set pattern as outlined below. So this is important line because हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो हम normal wound healing पढ़ेंगे ना, अभी ये हम different इसके phases पढ़ेंगे, ये apply होता है बॉस सिर्फ आइडियल सिनेरियोज में, आइडियल सिचुएशन में. यानी अगर आपके पास एक पेशेंट है, आपने उसको स्कैल्पल से इंसाइज करके उसकी बॉडी ओपन की है फॉर अ सर्जरी फॉर एग्जांपल, दिस इज व्हाट वी कॉल अ क्लीन इंसाइज्ड वुंड, और ये बंदा हेल्दी भी है अदरवाइज, यानी इसको डायबिटीज वगैरह नहीं है और कोई और सिस्टेमिक प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वुंड हीलिंग एक सिंपल फिनोमिना है और वो सिंपल फिनोमिना भी हम डिस्कस करते हैं. बट बिफोर दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स हियर, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस वुंड हीलिंग. देखें, वुंड हीलिंग हर एक में आइडियल और एक जैसा प्रोसेस नहीं फॉलो करती. इट डिपेंड कि वुंड है किधर. नाउ साइट ऑफ द वुंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट बेसिकली मीन्स कि इफ दैट एरिया is heavily vascularized or not. So अगर कोई एरिया ऐसा है जहां पे vascular supply disturbed है या कम है, say for example, let me tell you, diabetics में there is peripheral neuropathy and then there is also arteriolosclerosis. So अगर diabetics में most peripheral parts of the body यानी कि tips of the fingers, particularly in the lower limb, अगर कोई wound generate होता है तो वहाँ blood supply ठीक से वैसे ही नहीं पहुँच रही because of diabetes. So site of the wound will actually affect the outcome, right? And basically it is primarily related to the blood supply. Then what are the structures involved? If it is only superficial skin, wound healing will be fantastic. If there are nerves damaged, it will not be fantastic, right? Now, how has the wound been generated? So is it a crush accident? यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया फॉर एग्जांपल, या किसी इक्विपमेंट में, मशीन में, किसी व्हील में हाथ आ गया, तो दैट्स अ बैड इंजरी. बट अगर वो सिंपल इंसिजन है सर्जरी का, दैट मे बी अ गुड वन, राइट? कंटेमिनेशन, इफ देर इज अ लॉट ऑफ कंटेमिनेशन, रोड साइड पे अगर एक्सीडेंट हुआ है फॉर एग्जांपल, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, राइट, तो उसमें चांसेस हैं कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया, देयर विल बी अ लॉट ऑफ डस्ट, सो दैट इज अ कंटामिनेटेड वुंड. अब इसको आप कंपेयर करें सर्जिकल साइट वुंड के साथ. अगर आप ऑपरेटिंग रूम में सर्जरी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बेड पे जो पेशेंट आपके पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल द एनवायरनमेंट इज वेरी क्लीन बिकॉज दैट्स एन ऑपरेटिंग थिएटर, एंड देन द पेशेंट इटसेल्फ इज प्रिपेयर्ड फॉर द सर्जरी. सो उसके सरफेस पे आप क्लीन करते हैं एंटीसेप्टिक से, तो दैट्स अ वेरी वेरी क्लीन environment, right? So obviously इसका आउटकम बेहतर होगा as compared to the road traffic accident. Vascular insufficiency में हमने बात कर ली कि अगर blood supply ठीक नहीं है तो मसला है. Radiation and pressure again is associated with blood supply. So if you're occluding blood supply by external pressure such as बाज़-औक़ात अगर फ्रैक्चर हो गया किसी का, उसको कास्ट लगाई हुई है, पीओपी कास्ट लगाते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, राइट, तो उससे भी ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है. अगर बंदा अदरवाइज हेल्दी कंडीशन में नहीं है, सो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज मेल न्यूट्रिशन और एनी विटामिन डेफिशिएंसी, पर्टिकुलरली देयर आर सम सच एज जिंक है, विटामिन ए है, सो ये दे आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स, और अगर ये नहीं है बॉडी में देन देयर विल बी अफेक्टिंग वुंड हीलिंग. एंड डायबिटीज मेलाइटिस, तो भाई ये तो क्या बताऊं कि हर बीमारी की जड़ है. इफ देयर इज अ लॉट ऑफ शुगर इन द बॉडी, wounds are not going to be healing properly. If somebody is on steroids, now steroids basically they inhibit inflammatory process, और अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि inflammatory process is actually required for the process of wound healing. So अगर आप inflammation को block कर देंगे तो आप actually wound healing को block कर रहे हैं, right? And then if somebody has immune deficiency, now I will tell you in a minute कि how important are the immune cells
फॉर वुंड हीलिंग। देखो ये बात याद रखो, इफ देयर इज एन इंसल्ट इन द बॉडी, द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी इन्फ्लेमेशन। और ये जो इन्फ्लेमेशन है दैट मीन्स रिक्रूटमेंट ऑफ योर वाइट ब्लड कार्पसूल्स, राइट। और ये फेज अगर नहीं होगा तो आगे जो हीलिंग के प्रोसीजर्स हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे। सो दिस इज बेसिकली इन्फ्लेमेशन इज रिक्वायर्ड फॉर वुंड हीलिंग। इन्फ्लेमेशन रिक्वायर्ड बोले तो WBC इज रिक्वायर्ड, राइट। और अगर स्टेरॉइड्स ले रहा है बोले तो इन्फ्लेमेशन इनहिबिटेड, अगर इम्यूनो डेफिशिएंसी है बोले तो WBC इज इनहिबिटेड। तो अगर ये पूरा मिडिल फेज किसी भी वजह से इनहिबिटेड होगा तो हीलिंग विल बी बैडली अफेक्टेड। Okay, so with this basic concept, let's move on to the normal wound healing phases. The first phase obviously is the inflammatory phase, जो मैं यहाँ बात कर भी रहा था थोड़ी देर पहले. Then there is a proliferative phase. अभी देखते हैं किस चीज़ की proliferation. And then finally, there is a phase which is called maturation phase, right? Now, this is the sequence of events which happen during inflammation. And so if, for example, I have to take you through one by one, remember that the inflammatory phase is the first one, and the initial step would be an insult. Now that insult can be a surgical incision. So अगर सर्जरी के दौरान किसी को कट लगा है, that's an insult. It can be a road traffic accident. वो भी एक insult हो. So whatever the insult is, if there is a wound, then the body will respond by inflammation. Okay. Occasionally a hemostatic phase is referred before inflammatory phase. Now that basically means, what does it mean? कि suppose ये किसी की skin है, right? और इस स्किन में यहाँ पे ब्रीच हो गया, कट लग गया, तो जाहिर है यहाँ पे जो लोकल कैपिलरीज होनी है उन्होंने ब्लीड करना है, तो दिस इज द अक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड एंड दिस इज समटाइम्स रेफर टू एज अ होम्योस्टैटिक फेज, राइट, कि ब्लड यहाँ पे जमा हो जाएगा. बट देन द इन्फ्लेमेटरी फेज बिगिंस इमीडिएटली आफ्टर द वुंडिंग. वुंडिंग का मतलब ये कट लग गया या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से कट लग गया, एंड इमीडिएटली स्टार्ट होने के बाद ये 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू रहता है. ब्लीडिंग इज फॉलोड बाय वेजो कंस्ट्रिक्शन, यानी सबसे पहले ब्लीडिंग होगी, जाहिर है कोई कट लगा है तो ब्लड वेसल्स लीक करेंगी, फिर उन ब्लड वेसल्स का रिस्पॉन्स होगा वेजो कंस्ट्रिक्शन का, ताकि ज़्यादा ब्लड ना लीक हो. देयर विल बी अ थ्रोम्बस फॉर्मेशन उस एरिया में, एंड देन प्लेटलेट्स स्टिक टू द डैमेज एंडोथेलियल सेल्स रिलीजिंग ADP विच कॉजेज थ्रोम्बोसाइटिक एग्रीगेट्स टू फिल द वुंड. तो बेसिकली यहाँ पे एक प्लग बन जाता है ये ब्लड लीक होने की वजह से, प्लेटलेट्स वगैरह जमा होते हैं, एंड दैट इज अ थ्रोम्बोटिक प्लग. ये प्लग जरूरी है, ठीक है. अभी हम देखते हैं क्यों. ब्लीडिंग को रोकने के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हेन द ब्लीडिंग स्टॉप्स द प्लेटलेट्स दैट, नाउ लिसन, यहां से अब गेम शुरू हो रहा है. याद रहे कि यहाँ पे कट लगा, ये प्लेटलेट यहाँ पे जमा हो गए, एक क्लॉट बन गया है. अब क्या हो रहा है जनाब, अब ये जो प्लेटलेट्स हैं दे आर रिलीजिंग समथिंग इंपॉर्टेंट, सेवरल साइटोकाइंस फ्रॉम देयर अल्फा ग्रेन्यूल्स, एंड दीज प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स, प्लेटलेट फैक्टर 4 and TGF beta, they are all attractant to the inflammatory cell. So they will be calling, come on यार, polymorphic neutrophils, macrophages, आओ यार यहाँ तुम्हारी जरूरत है. So platelets and the local injured tissue release vasoactive amines such as histamine, serotonin, prostaglandins, and they all help the inflammatory process. Okay. Macrophages का काम क्या है? They come and remove the devitalized tissue and any microorganisms which are present, and they also regulate another group of cell which is the fibroblast, जो कि important होंगे अगले phase में, which is proliferative phase. The initial framework of the structural support of the cell is provided by the fibrin. अभी हम discuss करेंगे थोड़ी देर में. A more historical description of this phase, जब ये immune cells आ जाते हैं, inflammation को 4 phases में rubor, there is redness because of increased blood supply, there is swelling because there is a lot of things coming into the wound area, calor, there is heat because a lot of exothermic reactions are happening, and dolor because there are so many chemicals being released which can cause pain, particularly bradykinin. Okay, so क्या हुआ, summarize करें. That was step number 1, जिसमें blood जमा हो गया, that is the hemostatic phase. Platelets यहाँ पे आ गए, so main player here are the platelets. Okay, now platelets ने बहुत सारे cytokines release किए, will lead to the second phase, which is now the induction of immune cells. Here you see there are neutrophils, ये neutrophil बना हुआ है, बहुत सारे dot dot dot, ये monocytes बने हुए macrophages. So now immune cells are here, and these immune cells will then activate fibroblast, and this will then lead to the next phase, which is called proliferative phase. That phase
begins from the third day of the wounding to approximately 2 to 3 weeks, consisting mainly of the fibroblast, and they start producing like the matrix and the collagen ताकि ये wound भरना शुरू हो. You see, this is the third phase. You start having like fibroblast here, and ultimately in fibroblast से जो collagen release होता है, ये wound area देखें किस तरह से contract हो गया. This is called contraction of the wound, and then it slips away कि अब बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही नहीं था यार. So यहाँ obviously जब new tissue बन रहा है तो there are new blood vessel formation which is called neo angiogenesis, formation of new blood vessels, and there are certain factors which are released from these fibroblasts as well as immune cells which are called vascular endothelial growth factor VEGF. इनकी वजह से नई blood vessels बनती हैं, and also there is reepithelialization of the wounding surface. और इस सारे process में इसमें collagen बनना है, new blood vessels बननी है, नई epithelium बननी है. You need a lot of nutritional stuff such as vitamin C. You also need here vitamin A. You also need here zinc. So all these things are important, right? So initially you have different type of collagen. Collagen 3 बनता है start में. At first you start getting collagen 3, and then the collagen is basically replaced depending upon the type of tissue. So अगर ये healing का process bone में हो रहा है तो ultimately जो collagen होगा that will be collagen type 1 for example. अगर ये cartilage में हो रहा है तो ultimate collagen will be collagen type 2, right? So ये आपको याद रखनी है चीज़ें कि how this process generally happens. Now the remodeling phase is characterized by maturation of the collagen. ये जो मैं बता रहा था ना कि collagen type 3 initial जो collagen बनता है वो collagen type 3 होता है. फाइब्रोब्लास्ट ये बनाते हैं, उसके बाद फिर डिपेंडिंग ऑन वट एवर द टिश्यू इज उसका अपना कोलेजन बनना शुरू हो जाता है. दैट इज कॉल्ड द रीमॉडलिंग या मैचुरेशन फेज. ओके, सो सिंपल प्रोसेस है बॉस. अच्छा, ये बॉडी में हर जगह अप्लाई होता है. स्किन में भी अगर वूंड होगा तो यही फेजेस होंगे, बोन में भी यही फेजेस होंगे, कार्टिलेज में भी इस तरह होना. मतलब जो जो टिश्यू रिपेयर और वूंड हीलिंग को फैसिलिटेट करेगा वहाँ यही सब स्टेप्स होंगे. तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, राइट? अब ये कह रहे हैं कि कुछ इन्होंने स्पेसिफिक टिश्यूज पर्टिकुलरली बताए हैं कि जिनमें यू मस्ट कंसीडर अ फ्यू इंपॉर्टेंट स्टफ. सो फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेंस इन बोन, द फेजेस आर एज अबव. बिल्कुल वही फेजेस हैं, यानी पहले ब्लीडिंग होगी. अगर बोन भी फ्रैक्चर हुई है ना बॉस तो पहले ब्लड जमा होगा, यहाँ भी प्लेटलेट्स आएंगे, ये इम्यून सेल्स को कॉल करेंगे, उनमें से बहुत सारे केमिकल्स रिलीज हो करके फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट होंगे और फिर ये फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन डिपॉजिट करेंगे. सेम थिंग, right? However, there are subtle differences, but periosteal and endosteal proliferation leads to formation of callus. So callus is the output which is formed by excessive proliferation of these cells, and callus is an immature bone. It contains osteoid, which is then further mineralized and then converted into like a strong thing, right? In the remodeling phase, cortical structure and the medullary cavity are restored if the fracture ends are accurately opposed and rigidly fixed. Callus formation is minimal and primary healing occurs. If the gap exists, then secondary healing, non-union, malunion, delayed union. यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैं ये इस पर कितना एम्फेसाइज करूँ. सपोज अगर कोई लॉन्ग बोन है, फीमर है से फॉर एग्जांपल, और वो यहाँ से फ्रैक्चर हो गई. अब फौरी तौर पे आपको करना ये होता है कि जाहिर है, और ज़्यादा लोग करते भी हैं ये, कि आपने हॉस्पिटल भागना है. एंड द फर्स्ट थिंग दे डू इज़ लाइक फ्रैक्चर का केस है, दे रिड्यूस द फ्रैक्चर एंड देन अप्लाई द पीओपी कैस्ट. अब ये रिडक्शन का क्या मतलब है? रिडक्शन का मतलब ये है कि जब फ्रैक्चर होता है ना बॉस, तो उसमें कोई तमीज़ फॉलो नहीं करता है, यानी देयर इज़ नो डिसिप्लिन ऑफ अ फ्रैक्चर. जाहिर है बाज़ लोगों का बाइक लगने से फ्रैक्चर हुआ है, बाज़ का किसी बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, कोई रोड पे गिर गए. तो कभी कभी ऐसे होता है कि फ्रैक्चर का, सपोज दिस इज़ द फीमर और यहाँ फ्रैक्चर हुआ है. सो ये फ्रैक्चर के ऊपर जो, और ये हिप है यहाँ, सो अगर ये जो फ्रैक्चर के ऊपर वाला एरिया है इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट, राइट? और जो नीचे वाला एरिया है इसको हम कहते हैं डिस्टल फ्रैगमेंट. सो व्हाट बेसिकली हैपेंस के जो प्रॉक्सिमल सेगमेंट है वो सपोज इस डायरेक्शन में चला गया और डिस्टल सेगमेंट ऐसे पड़ा हुआ है. सो देयर इज अ बिग गैप इन देयर, राइट? ये तो खैर मैंने बहुत दूर दूर बना दिया. समटाइम्स ये गैप इस तरह से होता है कि बोन्स आर क्लोज बट अवे फ्रॉम ईच अदर, राइट? थोड़ा सा दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर.
अब रिडक्शन में क्लिनिशियंस ये करते हैं कि इनको दोबारा अपनी शेप में लाते हैं, यानी दे डू इट लाइक दिस कि ये भाई ऐसे आ जाओ करीब करीब एक दूसरे के, दिस इज व्हाट रिडक्शन मींस। और अब इसके ऊपर पीओपी कास्ट लगा देते हैं ताकि ये दोबारा बोन्स के फ्रेगमेंट्स हिले जुले नहीं। अब ये रिडक्शन जरूरी है क्योंकि आप अगर ये एक फ्रेगमेंट बोन का इधर पड़ा होगा, एक फ्रेगमेंट इधर पड़ा होगा, तो बीच में जो है ना ब्लीडिंग ब्लीडिंग होगी, टेढ़ा मेढ़ा जो है ना यहाँ पे कोगुलेशन प्रोफाइल होगा, अजीब व गरीब किस्म का कैलस बन जाएगा, वो बोन किधर जा रही है, वो बोन किधर जा रही है, एक तो लिम्ब पूरा टेढ़ा हो गया, बोन स्ट्रेट नहीं है, दूसरा है जो बीच में बोन बनी है इसमें कैलस ही कैलस होगा, इसमें बीच में मेडुलरी कैविटी नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड मैल यूनियन, बैड यूनियन और नॉन यूनियन, हो सकता है जुड़े ही ना आपस में। तो पॉइंट ये है कि फ्रैक्चर्ड बोन्स को एक दूसरे के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाना बहुत जरूरी है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो ये तो बोन के हवाले से इंपॉर्टेंट स्टफ था। नर्व्स के हवाले से बात करते हैं। डिस्टल टू द वुंड एक्चुअली डीजेनरेशन हैपेंस। यार ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि सपोज अगर किसी का ये लिम है, ये 5 इधर उंगलियां हैं और अगर कट इधर लग गया, कोई नर्व डैमेज हो गई, मीडियन नर्व, अल्ना नर्व, व्हाटएवर, वो नर्व का जो डिस्टल एरिया ना यार, इट विल डीजेनरेट, ये फारे हो जाएगा। ठीक है, प्रॉक्सिमल जो नर्व है, इट सफर्स ट्रोमैटिक डीजनरेशन एज फार एज द लास्ट नोड ऑफ रेनवीर, और द रीजनरेटिंग नर्व फाइबर्स आर अट्रैक्टेड। बेसिकली तो रीजनरेशन सही से होती नहीं है, होता ये है कि जो प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट है उसके कुछ यहाँ पे ब्लब्स वगैरह बन जाते हैं, समटाइम्स यहाँ पे न्यूरोमास बन जाते हैं, ओवर ग्रोथ हो जाती है। सो पॉइंट ये है कि नर्व में ट्रू रीजनरेशन, ट्रू रिपेयर यार है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, नाउ इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि भाई जो एडवांस ट्रॉमा टीम्स हैं व्हाट दे फॉलो, कि यार जैसे ही एक्सीडेंट हुआ ना अगर किसी का और ये सस्पिशन है कि नर्व डैमेज हुई है, यार एज सुन एज पॉसिबल बगैर टाइम वेस्ट किए उसको आपको लेके जाना है हॉस्पिटल, ताकि वहाँ पे माइक्रो सर्जरीज कर सकें। सो वो बेसिकली माइक्रो सर्जरीज में कोशिश ये करते हैं कि जो वैस्कुलर कनेक्शन यहाँ पे डैमेज हुए उनको जोड़ दें आपस में, नर्व्स को आपस में जोड़ने की माइक्रो सर्जरी करके कोशिश करें। दैट्स अटेम्प्ट, अगर बच गया नर्व का डिस्टल फ्रैगमेंट, नहीं बचा तो हमें पता ही है कि उसने नहीं बचना, राइट। लेकिन इसमें टाइम क्रिटिकल है। अब आप सोचें कि कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ ट्रैफिक इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम, राइट, वहाँ ये कितना बड़ा इशू बेसिकली हो सकता है ना कि अगर एक बंदे को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद पहुंचना है। नाउ इमेजिन द ट्रैफिक इन मुंबई, इमेजिन द ट्रैफिक इन कराची, ढाका, that's a big problem, guys, right? Anyways, this is about nerves. And then let's talk about tendon. अच्छा, टेंडन इटसेल्फ ही लॉट ऑफ कोलेजनस टिश्यू है ना, उसमें बहुत सारा कोलेजन है। सो ऑल्दो रिपेयर फॉलो द नॉर्मल पैटर्न ऑफ वुंड हीलिंग, यानी कोआगुलेशन, देन इन्फ्लेमेशन, then proliferation of fibroblast. लेकिन there are two mechanisms whereby nutrient cells and new blood vessels reach the tendon. These are intrinsic, which consist of vincular blood flow and synovial diffusion basically. मैं बताता हूँ अभी क्या है. And there are extrinsic factors which depend on the formation of fibrous adhesion between the tendon and the tendon sheath. अब tendon जो है ना वो बाजू का tendon joint से निकल रहे होते हैं ना, तो joint में जो synovial fluid है उससे diffusion के जरिए इसको nutrition मिल रही होती है, या फिर ये डीप फेशिया के साथ अटैच होते हैं, वहां से इनको न्यूट्रिशन मिल रही होती है। कहने का मतलब ये है कि टेंडन इज वन ऑफ द एरिया जहां ब्लड सप्लाई कोई इतनी अच्छी होती नहीं है, अलग से कोई ब्लड वेसल्स ना बड़ी बड़ी आ नहीं रही होती। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे रिपेयर का प्रोसेस थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, राइट। नाउ द रैंडम नेचर ऑफ दिस इनिशियल कोलेजन प्रोड्यूस मींस दैट द टेंडन लैक्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर द इनिशियल 3 to 6 वीक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर हम इनिशियल रीजनरेशन फेज की बात करें तो कौन सा कोलेजन डिपॉजिट होता है, type 3. Now type 3 collagen is not as strong as perhaps the other mature collagen such as collagen type 1, collagen type 2. So 3 बेचारा नन्ना मुन्ना मासूम सा कोलेजन है जो नियोनेट स्टार्ट में हमारी बॉडी बनाती है रिपेयर के नतीजे में। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर कोई स्पोर्ट्स या एथलेटिक पर्सन है फॉर एग्जांपल, उसके टेंडन में डैमेज हुआ है, वॉट एवर टेंडन, एक्लीस टेंडन में डैमेज अक्सर हो जाता है, इसके अलावा और बहुत सारे टेंडन हैं विच गेट्स रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस आफ्टर एनी इंजरी, पर्टिकुलरली स्पोर्ट्समैन में। तो आपने ये याद रखना है कि भाई उनको रेस्ट का बोलना है। ये नहीं है कि वो टेंडन की जो है ना हल्की फुल्की सर्जरी वर्जरी हुई और वो अभी रिपेयर के प्रोसेस से गुजर रहा है एंड द क्रिकेटर वांट्स टू, यार मैं तो जा रहा हूँ, अभी सेकंड वीक है लेकिन मैं खेलूंगा। आपको उसको बताना है कि बॉस अभी आपके टेंडन में जो कोलेजन बना है वो इमेच्योर कोलेजन है, वो वेट और लोड बर्दाश्त नहीं करेगा, सो इट विल रप्चर अगेन। सो वेट फॉर लाइक गुड 6 वीक्स एट द लीस्ट, ताकि फिर वो मैच्योर कोलेजन से रिप्लेस हो जाए, राइट। तो ये तो सारा कुछ था जब हम बात करते हैं कि थिंग्स आर गोइंग गुड,
यानी एक वुंड बना और वो वुंड रिपेयर हो गया, बट समटाइम्स देयर इज एबनॉर्मल हीलिंग, राइट? देयर कैन बी सो मेनी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से हीलिंग का प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है। वो क्या क्या है वो प्रॉब्लम्स आपको पता होने चाहिए। अगर सर्जरी में सपोज एक बंदा है जिसका टॉर्सो है, ये एब्डोमिनल एरिया है, इसमें मैंने इंसिजन किया। इंसिजन जब करते हैं तो ज़ाहिर स्किन यूं हो जाती है ना, खुल जाती है, फिर आप एब्डोमिन में सर्जरी करते हैं, बल्कि खींच खींच के इसको रिट्रैक्टर्स के साथ ऐसे खींच खींच के जगह बनाते हैं ताकि सर्जन का हाथ अंदर जा सके पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, वो अपनी सर्जरी परफॉर्म करे, कंप्लीट करे सर्जरी। अच्छा, उसके बाद जब पेशेंट को क्लोज कर रहे होते हैं तो जाहिर है एजेस ऑफ द वुंड को आपने आपस में जोड़ना है ना, तो ये बिल्कुल ऐसे करके उसको आपने यहाँ पे सूचरिंग करनी है। तो अगर आपने ठीक तरीके से एजेस को आपस में क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं लाए, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे वुंड हीलिंग डिस्टर्ब होगी। अगर आपने सूचरिंग ठीक से नहीं की, बहुत ज़्यादा टाइट सूचर लगा दिए या बहुत ज़्यादा लूज सूचर लगा दिए, इट्स ऑल डिस्टर्ब, राइट? इसी तरह अगर कोई इन्फेक्शन हो गया फॉर एग्जाम्पल, then that is a problem. इन्फेक्शन की वजह से भी there will be delayed wound healing, abnormal wound healing, इसी तरह malnutrition। तो ये सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। अब जो ये wound healing का प्रोसेस है, इसमें दो चार वर्ड्स जो आपको याद रखने हैं। देयर इज वुंड हीलिंग एंड क्लोजर बाय प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन एंड टर्शरी इंटेंशन। ये क्या चीज़ें ज़रा सुन लो। प्राइमरी इंटेंशन का मतलब ये है कि जब आप सर्जरी करते हो, जैसे मैं अभी बता रहा था, और उसमें आपने वुंड्स को एक दूसरे के करीब कर दिया है, सो वुंड एजेस आर अपोज्ड, नॉर्मल हीलिंग होती है, कम से कम स्कार टिश्यू बनता है, सो दैट्स अ वेरी नाइस वन। या सेकेंडरी हीलिंग में ये होता है, बाज़ औक़ात वुंड की सिचुएशन ऐसी होती है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कि आप उसको सही से क्लोज नहीं कर पाते, उसे आप खुला छोड़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है विच इज़ प्राइमरीली अ लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कोलेजन 3, और फिर वो फाइब्रस टिश्यू जब उसमें आता है तो वो वुंड ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट होकर क्लोज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी इंटेंशन। इसमें स्कार बनता है बड़ा बुरा सा, राइट? एंड देन देयर इज टर्शरी इंटेंशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिलेड प्राइमरी इंटेंशन। इसमें होता ये है कि वुंड को शुरू में खुला छोड़ देते हैं और बाद में आफ्टर सम टाइम व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल आप उसको दोबारा से क्लोज करते हैं सुचरिंग के थ्रू। सो ये आपको इंटेंशंस पता होने चाहिए, ओके? Now, some of the adverse influences of wound healing are listed in box 3.1. 3.1 हम actually already कर चुके हैं, right? We have done 3.1. So we know this. Now, delayed healing may result in the loss of, okay. अगर हीलिंग टाइम पर नहीं हो रही और अगर हीलिंग ठीक से नहीं हो रही तो ज़ाहिर है फाइब्रस टिश्यू बड़ा अजीब सा होगा, देयर इज अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, ठीक है? द पेशेंट विल हैव अ वेरी बैड स्कार। हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन इज गुड। अब यहाँ पे इन्होंने यही सब बताया हुआ है, secondary intention, tertiary intention. I explained all this in this table already. यहाँ ऐसा करता हूँ, इस वीडियो को मैं करता हूँ क्लोज ताकि आप ये सारा कुछ एब्जॉर्ब करें। नेक्स्ट वीडियो आई थिंक इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुंड। टाइडी वुंड्स यानी साफ और क्लीन वुंड्स क्या होते हैं, और अनटाइडी वुंड्स क्या होते हैं, और फिर आप एक्यूट वुंड्स को मैनेज कैसे करेंगे। सी सच अ बैड वुंड हियर, बैड एक्सीडेंट, लुक एट दिस वन, नॉट गुड लुकिंग, विल टॉक अबाउट इट, हाउ डू यू एक्चुअली मैनेज द वुंड्स। सो टिल आई सी यू नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल,